नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम देखेंगे समाजशास्त्र का भाग 43। इसमें हम जानेंगे इमाइल दुर्खिम का जीवन परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांस के सामाजिक विचारकों में अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी के रूप में इमाइल दुर्खिम का नाम आता है। अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी के रूप में इमाइल दुर्खिम को जाना जाता है। इमाइल दुर्खिम ने ही अगस्त काम्टे के विचारों को आगे बढ़ाते हुए समाजशास्त्र को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। तो समाजशास्त्र को वैज्ञानिक आधार जिन्होंने प्रदान किया है वो है इमाइल दुर्खिम। दुर्खिम का दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक विज्ञानों में भी भौतिक विज्ञानों की पद्धतियों का प्रयोग किया जा सकता है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक विज्ञान में भी भौतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार वे प्रत्यक्षवादी थे। इस प्रकार दुर्खिम को प्रत्यक्षवादी कहा जाता है। दुर्खिम वह पहले विचारक थे जिन्हें अपनी बौद्धिक प्रतिभा के बलबूते पर फ्रांस में समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो दुर्खिम वह पहले विचारक थे जिन्हें अपनी बौद्धिक प्रतिभा के बलबूते पर फ्रांस में समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर जिन्हें कहा जाता है वो थे इमाइल दुर्खिम। दुर्खिम को फ्रांस का पहला शैक्षणिक समाजशास्त्री भी कहा जाता है। पहला शैक्षणिक समाजशास्त्री दुर्खिम को कहा जाता है फ्रांस का। इमाइल दुर्खिम का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 अप्रैल सन 1858 को। इमाइल दुर्खिम का जन्म 15 अप्रैल सन 1858 को हुआ था। उत्तर पूर्वी फ्रांस के लारेन क्षेत्र में स्थित एपिनाल नामक नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। तो इमाइल दुर्खिम का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 अप्रैल सन 1858 को उत्तरी पूर्वी फ्रांस के लारेन क्षेत्र में स्थित एपिनाल नामक नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। दुर्खिम की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो एपिनाल की एक स्थानीय शिक्षा संस्था में ही संपन्न हुई। बचपन से ही वे प्रतिभाशाली एवं होनहार छात्र थे एवं समय समय पर अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए। एक बार फिर देख लेते हैं इसे। दुर्खिम को फ्रांस का पहला शैक्षणिक समाजशास्त्री कहा जाता है। इमाइल दुर्खिम का जो जन्म हुआ था वो 15 अप्रैल सन 1858 को उत्तर पूर्वी फ्रांस के लारेन क्षेत्र में स्थित एपिनाल नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। दुर्खिम की प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वो एपिनाल की एक स्थानीय शिक्षा संस्थान में ही संपन्न हुई। बचपन से ही वे एक प्रतिभाशाली एवं होनहार छात्र रहे एवं समय समय पर उन्होंने अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए। जो बचपन से ही छात्र होनहार और प्रतिभाशाली होता है उसे अनेक पुरस्कार प्राप्त करने का मौका अपने जीवन में बचपन में ही मिलने लग जाता है। तो इसी प्रकार की घटना इनके साथ भी घटित हुई है कि ये बचपन से ही एक प्रतिभाशाली एवं होनहार छात्र थे। इसी कारण उन्हें समय समय पर अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए। एपिनाल के कॉलेज में स्नातक की उपाधि लेने के बाद उन्होंने पेरिस की एक विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान इकोल एकादमी में प्रवेश पाने का प्रयत्न किया एवं सन 1879 में वे इकोल एकेडमी में प्रवेश पा सके। एपिनाल के कॉलेज में स्नातक की उपाधि करने के बाद उन्होंने पेरिस की एक प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी इकोल एकेडमी, उसमें एडमिशन पाने के लिए प्रयत्न किया और सन 1879 में वे इकोल एकेडमी में प्रवेश पा सके। सन 1882 में दुर्खिम ने अध्यापन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया था। दुर्खिम का प्रभाव इस प्रकार का था कि उन्होंने अपने प्रभाव से समाजशास्त्र एक अत्यंत सफल एवं कुशल शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। लेकिन फिर भी उनकी ज्ञान पिपासा अत्यधिक प्रबल थी और अपने उच्च अध्ययन हेतु 1885 से 86 में नौकरी से अवकाश लेकर वे जर्मनी चले गए। वे जर्मनी कब गए थे फ्रांस से? तो इसका जो आंसर है वो है अध्यापन हेतु 1885 से 1886 में नौकरी से अवकाश लेकर वे जर्मनी चले गए, जहाँ पर उन्होंने अगस्त काम्टे के लेखों का गहनता से अध्ययन किया और उन्हीं से प्रभावित होकर समाजशास्त्र प्रत्यक्षवाद को जन्म दिया।
जर्मनी में जब वे गए थे तो वहाँ पर उन्होंने अगस्त काम्टे के लेखों का गहनता से अध्ययन किया और उन्हीं से प्रभावित होकर समाजशास्त्र प्रत्यक्षवाद को जन्म दिया। 1887 में वे जर्मनी से पुनः पेरिस लौट आए। 1887 में वे जर्मनी से पुनः पेरिस लौट आए। बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में दुर्खिम के लिए सामाजिक विज्ञान का एक पृथक विभाग खोला गया और यहाँ अध्ययन के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। जब वे 1887 में जर्मनी से पुनः पेरिस लौट आए तब बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में दुर्खिम के लिए सामाजिक विज्ञान का एक पृथक विभाग खोला गया था, जहाँ उन्हें अध्ययन कराने के लिए आमंत्रित किया गया। 1896 में वे इसी विभाग में प्रोफेसर पद पर भी नियुक्त हो गए। तो बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में वे 1896 में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। 1893 में उन्हें पेरिस विश्वविद्यालय से समाज में श्रम विभाजन विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की 1893 में। सन 1897 में उनकी कृति द सुसाइड के प्रकाशन होने के बाद उनकी गणना विश्व के प्रमुख दार्शनिक, समाजशास्त्री एवं महान लेखकों के रूप में की जाने लगी। 1897 में उनकी कृति द सुसाइड जो प्रकाशित हुई थी, उसके बाद उन्हें विश्व दार्शनिक, समाजशास्त्री एवं महान लेखकों के रूप में जाना जाने लगा। 1898 में दुर्खिम ने द एनी सोशियोलॉजिक नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसके 12 वर्षों तक वे संपादक रहे। कितने वर्षों तक? 12 वर्ष तक उन्होंने उसका संपादन कार्य किया। बोर्डियक्स में नियुक्ति पाने के साथ ही उन्होंने लुईस ड्रेफू नामक महिला से विवाह कर लिया। पारिवारिक दायित्व को पूरा करने के साथ ही वो दुर्खिम के संपादकीय कार्य में लेकर पांडुलिपि पढ़ने, पत्र व्यवहार करने से संबंधित कार्यों में भी उनका सहयोग करती थी। बोर्डियक्स में नियुक्ति जब उनकी हुई थी, उसके बाद उन्होंने लुईस ड्रेफू नामक महिला से विवाह कर लिया, जो कि उनका साहित्यिक कार्य में हाथ बटाती थी। पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने के साथ ही वो दुर्खिम के संपादकीय कार्य में लेकर पांडुलिपि पढ़ने, पत्र व्यवहार करने से संबंधित कार्यों में भी उनका सहयोग करती थी। दुर्खिम के 2 पुत्र एवं पुत्री हुए, जिसमें पुत्री का नाम था मेरी तथा पुत्र आंद्रे। दुर्खिम का पारिवारिक जीवन सुखी था तथा वे अपने परिवारजनों से अत्यधिक स्नेह रखते थे। 1902 में दुर्खिम को पेरिस विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। दुर्खिम की 2 पुत्र एवं पुत्री हुए, जिसमें पुत्री का नाम मेरी और पुत्र का नाम आंद्रे था। उनका पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखी था और वे अपने परिजनों से अत्यधिक स्नेह रखते थे। 1902 वर्ष जब हुआ तब दुर्खिम को पेरिस विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। समाजशास्त्र में दुर्खिम की बढ़ती हुई रुचि तथा उनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए सन 1913 में शिक्षा शास्त्र विभाग का नाम बदलकर शिक्षा शास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग कर दिया गया। समाजशास्त्र में दुर्खिम की बढ़ती हुई रुचि तथा उनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए सन 1913 में शिक्षा शास्त्र विभाग का नाम बदलकर शिक्षा शास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग कर दिया गया। दुर्खिम एक महान देशभक्त थे। 1914 में होने वाले प्रथम विश्व युद्ध में दुर्खिम को युद्ध के बारे में विभिन्न प्रपत्रों और अध्ययन सामग्री को प्रकाशित करने वाली समिति का सचिव भी नियुक्त किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1944 में, जिसमें दुर्खिम को युद्ध में विभिन्न प्रपत्रों और अध्ययन सामग्री को प्रकाशित करने वाली समिति का सचिव भी नियुक्त किया गया था। इसके बाद 1914 में हुए प्रथम विश्व युद्ध में ही उनके पुत्र आंद्रे की मृत्यु हो गई थी। दुर्खिम के जीवन में वह सर्वाधिक दुखित पल था, जिसमें वह अपने पुत्र आंद्रे की मृत्यु का समाचार मिला। आंद्रे की युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी। आंद्रे उनका पुत्र ही नहीं बल्कि प्रिय शिष्य भी था। वह समाजशास्त्र व भाषा विज्ञान का एक मेधावी छात्र था। इस आघात से वे उभर नहीं पाए। 1917 में नीति शास्त्र पर पुस्तक लिखने के लिए वे फाउंटेब्ल्यू गए, जहां 15 नवंबर सन 1917 को
मात्र 59 वर्ष की आयु में दुर्खिम की मृत्यु हो गई। 1917 में उनकी मृत्यु हो गई 59 वर्ष की आयु में। दुर्खिम की कृतियाँ एवं रचनाएं। दुर्खिम ने अपनी महत्वपूर्ण कृतियों को फ्रेंच भाषा में ही लिखा। बाद में उनकी कृतियों का अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया गया। पहले उनकी जितनी भी कृतियाँ थी वे फ्रेंच भाषा में थी, जिनका अनुवाद अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं में भी किया गया। कुछ पुस्तकों का प्रकाशन उनके जीवन काल में ही हो चुका था एवं कुछ पुस्तकों का उनके जीवन के बाद प्रकाशन हुआ, उनकी मृत्यु के बाद। उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो 1893 में प्रकाशित हुई थी। यह उनकी पुस्तक डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। फिर दूसरी पुस्तक उनकी थी द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, 1995 में ये प्रकाशित हुई। द सुसाइड नामक जो पुस्तक थी वो 1897 में प्रकाशित हुई। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये 1912 में प्रकाशित हुई। सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन 1922 में प्रकाशित हुई। सोशोलॉजी ऑफ फिलोसॉफी 1924 में प्रकाशित हुई। मॉरल एजुकेशन 1924 में। द सोशलिज्म 1928 में। और द इवोल्यूशन ऑफ पेडागोजिक इन फ्रांस, ये 1938 में प्रकाशित हुई। ये सभी उनकी कृतियाँ हैं। तो इसी प्रकार के और भी वीडियो के प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें।